जब भी आप किसी ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म या ऑनलाइन प्लेटफॉर्म से कोई प्रोडक्ट खरीदते हैं तो सबसे पहले उसकी रेटिंग और रिव्यू आप चेक करते हैं। और अगर रेटिंग या रिव्यू आपको अच्छे लगते हैं तो आप प्रोडक्ट आपको आता है पसंद और आप उसे ख़रीद भी लेते हैं। अब सवाल यहाँ पर यह है कि आपने जिस रेटिंग और रिव्यू को पढ़ा है, जिसे देखकर आपने प्रोडक्ट ख़रीदा है या अपना कोई ट्रैवल प्लान बनाया है, क्या वो वाकई उतना सही है? क्या ये रिव्यू सही है? कहीं ऐसा तो नहीं है कि उस कंपनी ने अपने प्रोडक्ट्स के लिए अच्छे रिव्यू खुद ही लिखे हों और 4 से 5 स्टार्स रेटिंग खुद ही अपने लोगों को बैठाकर या पैसे दिलाकर दिला दी हो? आसान भाषा में समझे तो कहीं ये पेड रेटिंग और रिव्यू तो नहीं है। दरअसल अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट से लेकर स्विगी, ज़ोमैटो जैसे ई-कॉमर्स प्लेटफॉर्म पर पोस्ट की जा रही फर्जी रिव्यू पर रोक लगाने के लिए सरकार अब सख्त कदम उठाने की तैयारी में है और इसे लेकर कई बैठकों का दौर भी जारी है और कड़े से कड़े फैसले भी यहाँ पर सरकार लेती हुई दिखाई दे रही है ताकि फेक और पेड रिव्यूज़ पर जो है नकेल कस सके। इस पर हम विस्तार से बात करेंगे इस पूरे शो में आज, लेकिन कुछ खास खबर हमारे सहयोगी समीर दीक्षित इस पूरे मुद्दे को लेकर आए हैं। सबसे पहले यही जान लेते हैं। समीर, बताइए। तमाम ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे जो फेक रिव्यूज पोस्ट किए जाते हैं, इस पर रोक लगाने के लिए, इसको खत्म करने के लिए सरकार इस वक्त एक्शन में नजर आ रही है। पहले जहां सरकार ने नवंबर 2022 में इन फेक रिव्यूज को रोकने के लिए गाइडलाइन जारी करी थी, जो कि स्वैच्छिक रूप से थी, यानी कि वो अनिवार्य नहीं थी, और जो ई कॉमर्स एंटिटीज है उनसे कहा गया था कि वो फेक रिव्यूज को कम करने के लिए इन गाइडलाइंस का पालन करें अपने स्वैच्छिक रूप से, लेकिन उसका कोई असर होता हुआ नहीं दिखाई दिया। अब सरकार उन गाइडलाइंस को और फेक रिव्यूज को कम करने के लिए अनिवार्य रूप से गाइडलाइंस को लागू करना चाहती है और उसी दिशा में कंज्यूमर अफेयर्स मिनिस्ट्री ने तमाम स्टेक होल्डर के साथ में एक अहम बैठक करी है। सूत्र ये बता रहे हैं कि इस बैठक में प्रमुख तौर पे ये बात निकल के आई है कि सरकार QCO लेकर के आएगी, यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर, और ये QCO इसका जो पहला ड्राफ्ट है वो 4 हफ्ते के भीतर ही जारी हो सकता है। ये QCO हर उस पर एंटिटी पे लागू होगा या तो जहां पर रिव्यूज पोस्ट किए जाते हैं या जो रिव्यूज को बनाते हैं या जो फैब्रिकेट करते हैं, तो उन सभी एंटिटीज पर यह QCO लागू होगा। और सरकार की मंशा है कि ये QCO यानी कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को इसी साल लागू कर दिया जाए, ताकि ये जो रिव्यूज हैं, विशेषकर जो फेक रिव्यूज है या जो पेड रिव्यूज है जिनका डिस्क्लोजर नहीं किया जा रहा, अनऑथेंटिकेटेड जो रिव्यूज हैं, इस पर रोक लगाई जा सके। सरकार का मत है कि जो रिव्यूज फेक रिव्यूज, अगर इस पर रोक नहीं लगी तो ऑनलाइन शॉपिंग या जो ऑनलाइन कॉमर्स है, इस पर जो भरोसा है वो हिलेगा। लोगों का, कंज्यूमर का जो ट्रस्ट है वो कमजोर होगा, और उस ट्रस्ट को बनाए रखने के लिए ऐसे फेक रिव्यूज को इसको खत्म करना, इस पर रोक लगाना अनिवार्य है। उसके लिए सरकार QCO लाने पर गंभीरता से विचार कर रही है। चलिए, धन्यवाद समीर, आपने तमाम जानकारियां हमें दे दी और बैठक में जो अहम चीज़ें सामने निकल कर आई हैं, जैसे कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर यहाँ पे सरकार ने स्थापित करने का मन बनाया है, जिसको लेकर जो है ड्राफ्ट ऑर्डर्स 4 हफ्ते में माफ़ कीजिएगा सामने आते हुए दिखाई देंगे। सरकार का नज़रिया ये है कि जो अनिवार्य करने की बात आ रही है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर को, उसको इसी साल अनिवार्य कर दिया जाए। सरकार हरकत में तो आ गई है, लेकिन ये हरकत में आना कितना काम का होगा, किस तरह से आपको नुकसान होता है फेक रिव्यूज़ या पेड रिव्यूज़ को पढ़कर, इसी पर चलिए मंथन करते हैं। हमारे साथ खास मेहमान भी जुड़ गए हैं, डॉक्टर मनोहर कामत, कंज्यूमर एक्टिविस्ट, गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया, उत्पल खोर, डिजिटल मीडिया एक्सपर्ट, सुधीर मेहरा, जनरल सेक्रेटरी ऑल इंडिया ऑनलाइन वेंडर एसोसिएशन। आप सभी का स्वागत है हमारी इस खास पेशकश में। तो मसला बहुत ज़्यादा गंभीर है। गंभीर इसीलिए है क्योंकि हमारी ज़िंदगियां ऑनलाइन हो चुकी हैं। आपको अपने सर पे लगाने वाला तेल खरीदना हो या आपको किसी पैसों की लेन देन को लेकर किसी ऐप को डाउनलोड करना हो, आप बहुत कुछ ऑनलाइन कर रहे हैं। आपकी ज़िंदगियां जो है काफ़ी हद तक ऑनलाइन चीज़ों पर निर्भर भी होने लग गई हैं, छोटी से छोटी और बड़ी से बड़ी। और वहाँ पर आप किसी भी ऑनलाइन वेबसाइट को सही और सच तब मानते हैं जब आपको उसके रिव्यूज़ पढ़ के कुछ भरोसा आता है। कई बार हमने बातों में ये भी सुना है कि जब कोई किसी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म के बारे में जिक्र भी करता है आपसे, तो कह भी देता है बातों बातों में कि ऑनलाइन रिव्यूज़ पढ़ लेना, रिव्यूज़ तो बहुत अच्छे हैं। रिव्यूज़ पढ़कर आप अपनी खरीदारी का फैसला लेते हैं। आप किसी प्रोडक्ट को ही नहीं, अपने पूरे प्लान, छुट्टी अगर जा रहे हो तो जगहों के लिए भी आप जो है रिव्यूज़ देखकर ही फैसले लेते हैं। तो उत्पन्न सवाल यहाँ पर यह है कि इसमें इस हद तक का फर्जीवाड़ा, वो भी इतनी बड़ी बड़ी कंपनियों के जरिए, स्विगी, जोमैटो, अमेज़ॉन, फ्लिपकार्ट तो हमारी ज़िंदगी का अहम हिस्सा ही बन गए हैं ना अभी। तो
कितने धड़ल्ले से ये चीजें हो रही हैं, जरा जमीनी हकीकत हमको बताइए। जी, बहुत हद तक हो रही है। और ये जो प्लेटफॉर्म्स है इनके अपने इंटरनल प्रोसीजर्स है इसको टैप करने के लिए, बट वो एम्पल नहीं है मेरे हिसाब से। तो उस वजह से कोई पर्टिकुलर प्रोडक्ट अगर आ जाता है अमेजोन पे या फ्लिपकार्ट पे या किसी भी ई कॉमर्स प्लेटफॉर्म पे, तो उनको बहुत इजी हो जाता है अपने रिव्यूज वहां पे पुश करना। और कई बार हमने देखा होगा एक पर्टिकुलर कोई प्रोडक्ट है उसके 5-5.5 हजार रिव्यूज दिखते हैं। तो सोचने वाली बात ये होती है कि आम जिंदगी में अगर मैंने कोई साबुन खरीदा है या कोई शैम्पू खरीदा है, तो कितनी बार ऐसा होता है कि मैं जाके उसका रिव्यू दूं? बहुत कम बार। अनलेस अनटिल कोई बहुत एक्सेप्शनल प्रोडक्ट है तो मैंने जाके उसका रिव्यू दे दिया। तो क्या ये पॉसिबल है कि किसी एक शैम्पू का 5 हजार रिव्यू आ जाता है लॉन्च होते ही? तो वो कंज्यूमर को भी थोड़ा सा समझना चाहिए कि जब इतने वॉल्यूम के रिव्यूज आते हैं तो वॉल्यूम ऑफ रिव्यूज पे ना जाके उसके नीचे जाके उसका डिस्क्रिप्शन पढ़े, उसके उसके कंपोजिशन को पढ़े और थोड़ा समझने की कोशिश करे कि क्या ये शैम्पू मेरे लिए सही है या नहीं, रादर देन सिर्फ रिव्यूज देखना जहाँ पे 5 स्टार रेटिंग दिख रही है, 5 हजार रिव्यूज है, ओके मैं ले लेता हूँ। तो इस वजह से दिक्कत आती है। तो ये चीजें कंट्रोल करने के लिए प्लेटफॉर्म थोड़ा सा असमर्थ है। उन्होंने इंटरनल क्वालिटी प्रोटोकॉल्स डाल रखे हैं बट वो बाईपास किए जाते हैं प्रोडक्ट सेलर्स के पास से। तो इस वजह से प्लेटफॉर्म्स इसको कंट्रोल नहीं कर पा, ये मेरा मानना है। डॉक्टर मनोहर, कितना बड़ा धंधा है ये पेड रिव्यूज़ का, ज़रा हमको आप अंदाज़ा देकर समझाइए, क्योंकि हम इतने बड़े बड़े ब्रांड्स की बात कर रहे हैं जो खबर में सामने आ रहे हैं। अब सरकार ने इसका फाइनली संज्ञान भी लिया है, हालांकि ये मुद्दा नया नहीं है, कई बार चर्चा में आया है, लेकिन अब जो है इस पर कदम उठाए जा रहे हैं। तो कितना बड़ा ये पूरा मायाजाल है फेक रिव्यूज़ का, पेड रिव्यूज़ का? कंपनियां किस किस तरह के हथकंडे अपनाती हैं? क्या लोगों को अलग से हायर किया जाता है? उनका बस काम ही यही होता है कि आप फेक रिव्यूज़ डालिए और उनको कुछ पैसे मिल जाते होंगे 2 लाइनें अच्छी लिखने के लिए? कुछ बताइए, ये होता कैसे है? देखिए, मैं एक कंज्यूमर गाइडेंस सोसाइटी ऑफ इंडिया एनजीओ का सेक्रेटरी है, सचिव हूँ। तो मैं ये बात जानता हूँ जरूर कि जब भी आप कोई होटल से निकलते हो या जब भी, तो वो जाने से पहले बोलता है सर ट्रिप एडवाइजर पे हमको अच्छा रिव्यू दे देना। तो दैट इज नॉट समथिंग बैड। लेकिन अभी सवाल ये क्या है कि इसका मतलब हर होटल वाले को या हर ऑनलाइन जो भी सामान बेचता है, भले साबुन हो या टीवी हो, उसको यह पता है कि देयर इज लॉट ऑफ इन्फ्लुएंस ऑफ दीज सोशल मीडिया एंड आल्सो ऑफ दीज रिव्यूज। तो इसके लिए क्या होता है कि जो सच्चा है और जो सच्चा नहीं है, इसको अलग अलग कंपार्टमेंट पे डालना बहुत मुश्किल है। क्योंकि ऐसा भी हो सकता है कि कोई जेन्युइन रिव्यू डाल सके, लेकिन अक्सर हमने देखा है कि इनके ही कोई सगे संबंधी वाले, इनके कोई एम्प्लॉइज, इनके ही कोई पहचान वाले, या जैसे आप कहते हो पेड रिव्यूज। अभी हम लोगों को एज ए कंज्यूमर बॉडी सबसे बड़ी चिंता इस बात की है कि हाउ डू यू सेपरेट ए जेन्युइन रिव्यू फ्रॉम ए पेड रिव्यू। और दूसरी बात कि अगर किसी ने बहुत ही नेगेटिव रिव्यू दे दिया, मान लो कि मैंने कोई फ्लाइट ले ली और फ्लाइट में मुझे बहुत दिक्कत देके 12 घंटे एयरपोर्ट में बिठा दिया, और मैंने बहुत कड़वा सच लिखा उसमें कि भाई किसी ने मुझसे बात भी नहीं किया, जब मैं जाके कंप्लेंट किया सुना नहीं, ऐसे रिव्यूज क्या है उसमें से निकाल देते हैं, क्योंकि इसमें तो उनकी रेपुटेशन की बहुत हालत खस्ता हो जाएगी। तो सवाल ये है कि ये हमको सबसे बड़ी प्रॉब्लम होती है, और इसके लिए मैं समझता हूँ कि इसकी एक ऑडिट होनी चाहिए। जब तक ये ऑडिट नहीं होती है और जब तक ये हो रही है, और ऑडिट के मामले को आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर जो फैसले लिए गए हैं मीटिंग में, उसमें ये बातें भी सामने आ रही हैं सुधीर मेहरा जी कि सेल्फ कंप्लायंस के तहत यहाँ पर जो है ऑनलाइन एग्रीगेटर्स और ऑर्गेनाइजेशंस को अब आगे सामने आना होगा। तमाम तरह की रिक्वायरमेंट्स को ध्यान में रखते हुए उन्हें सेल्फ कंप्लायंस को प्रेस्क्राइब करना पड़ेगा। और ये जो हम बात कर रहे हैं क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत, ये मैंडेट इन सभी के लिए ज़रूरी होगा मानना। तो एक तरह से एक ऑडिट, क्या हमको इसको समझना चाहिए सुधीर मेहरा जी? मैडम, ये जो प्रॉब्लम है ना, ये बहुत पुरानी प्रॉब्लम है, और जितने भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है इन सब पे ये प्रॉब्लम हमको दिखाई देती है। इसमें दो चीजें करनी पड़ेंगी। एक तो इट इज वेरी गुड दैट द गवर्नमेंट हैज वोकन अप टू दिस बिग इशू, ठीक है। अब इस इशू के लिए इनको
ऐसी स्ट्रैटेजी बनानी पड़ेगी which should be a foolproof strategy where the customer will get the best मतलब advantage in the whole thing. अब वो स्ट्रैटेजी इतनी आसानी से बनेगी नहीं, बिकॉज इनके पास बहुत सारे लूप होल्स होते हैं जिसके अंदर इन लोग इसको एडजस्ट करते हैं. नाउ फॉर एग्जांपल हमने कभी एक आध बार चेक किया था. जैसे इंस्टाग्राम होता है, वहां पे अगर आप लाइक देते हो या वहां पे अगर आप अगर रिव्यू लिखते हो तो आपको 15 पैसे या 20 पैसे मिलते हैं, और आपको दिन के 1000 रिव्यू लिखने हैं. तो अच्छे पैसे बना लेता है आदमी जो ये काम करता है. तो इन लोगों के पास एक थर्ड पार्टी होती है जो यंगस्टर्स को, लड़कों को, लोगों को हायर करती है और वो यही काम करते हैं. ठीक है. अब नॉर्मल आदमी ने एक प्रोडक्ट खरीद लिया, वो जाके रिव्यू लिखेगा ही नहीं कभी, उसके बाद इतना टाइम ही नहीं है. अब फॉर एग्जांपल मैंने अगर एक मोबाइल फोन ले लिया सैमसंग का, अब एक्सपेक्ट करेंगे मैं जाके उस पर रिव्यू लिखूं, मैं नहीं लिखूंगा रिव्यू, मतलब इतना टाइम नहीं मेरे पास. So government has to come up with a strategy which will be foolproof, जहां पे कि जेन्युइन वाला बंदा रिव्यू दे, बट जो फेक रिव्यूज आते हैं उसको मॉनिटर करना आना चाहिए. तो सुधीर जी, जो क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है, और जो आपने सही कहा कि एक प्लान आना चाहिए, एक स्ट्रैटेजी सामने आनी चाहिए, जो स्ट्रैटेजी फिलहाल यहाँ पर बनाई जा रही है वो ये है कि क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर जो है प्रिपेयर किया जाएगा तमाम एंटिटीज़ के लिए, और ये पब्लिश करेगा, कलेक्ट करेगा डेटा ऑनलाइन. किसी भी तरह की मेथोडोलॉजी यहाँ पर इन्वॉल्व हो, क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत जो है ये तमाम इंफॉर्मेशंस कलेक्ट की जाएंगी, और वो क्वालिटी कंट्रोल सब पर एप्लीकेबल होगा जो एंटिटीज़ एंगेज हो रही हैं पब्लिशिंग ऑनलाइन रिव्यूज़ में. तो ये जो कदम उठाए जा रहे हैं, ये कितने पर्याप्त आपको लग रहे हैं सुधीर जी? क्वालिटी कंट्रोल करना, बिकॉज द नंबर ऑफ प्रोडक्ट्स आर मोर देन 10 लाख प्रोडक्ट विच आर बीइंग सोल्ड ऑनलाइन. हाउ आर यू गोइंग टू कंट्रोल? जबकि आप एक बात समझो, जो बायर और जो सेलर है और जो प्लेटफॉर्म है, फॉर एग्जांपल अमेजॉन ले लो, फ्लिपकार्ट ले लो, इनके पास वो प्रोडक्ट पहुंचता ही नहीं है. डायरेक्ट सेलर माल बेचता है, बायर को माल मिल जाता है. सपोज करो सेलर चेन्नई में है, बायर अमृतसर में है, उसको माल मिल गया. माल मिलने के बाद क्वालिटी का पता चलेगा. अब हाउ इज द गवर्नमेंट इंटेंडिंग कि इसमें हम लोग क्वालिटी चेक डालेंगे बीच में? It is humanly not possible. There has to be random checking. There has to be some. सर, सेल्फ कंप्लायंस बोला जा रहा है, इन एंटिटीज को जो है सेल्फ कंप्लायंट होना पड़ेगा. तो ये क्या मानेंगे इतनी बात? ये 2-4 दिन के लिए मांगेंगे. जब इंफॉर्मेशन आएगी कि कोई रेड होने वाली है तो मानेंगे, उसके बाद में ये नहीं मानेंगे. बिकॉज देखिए, आप एक बात समझिए, जो पढ़ा लिखा आदमी है, जिसके पास टाइम नहीं है, वो बाई किया चला गया, वो तो रिव्यू लिखता नहीं है. ये जो लिखते हैं रिव्यू, अब आप देखोगे रिव्यू जो स्टैंडर्ड आइटम है, सपोज सैमसंग का फोन है, सोनी का टीवी है, तोशिबा का अगर एसी है, तो उसमें आपको रिव्यू का कोई मतलब नहीं है. इट्स अ ब्रांडेड प्रोडक्ट, इट्स गुड, ऑलवेज गुड. रिव्यू कहाँ चाहिए? जो चाइना का प्रोडक्ट डाला हुआ है, या गारमेंट कुछ डाले हुए हैं, या उसकी सर्विस पे इश्यू करके रखा हुआ है, तो वो एक अलग तरीके के रिव्यू हो जाते हैं. वो रिव्यूज इंपॉर्टेंट है. अगर मेरे साथ में कुछ चीटिंग हो गई, जो मुझे माल दिया वो सही माल नहीं था, इन्होंने माल वापस नहीं लिया, तो वो बोलना मेरे लिए जरूरी है. बट आप बोलोगे क्वालिटी कंट्रोल करना, ये इट्स अ गुड थॉट. इसको कैसे करना है, उसका पूरे का पूरा सिस्टम बनाना पड़ेगा. बिकॉज माल तो अमेजोन के पास आता ही नहीं है, ना फ्लिपकार्ट के पास आता है, ना जोमेटो के पास माल आता है. क्वालिटी चेकअप करोगे कैसे उसकी? दैट इज द बिगेस्ट इशू. ये हमने इशू पहले भी रेज किया था, बट इसमें कोई इट हैज टू बी सेल्फ कंट्रोल्ड. कि जो भी ये सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, इनके पास कंप्लायंस टीम हो जो कि ये पूरे का पूरा करे, और इसकी मेथोडोलॉजी 100% करेक्ट मेथोडोलॉजी which is supposed to be there, and that particular sheets which are there should be audited by a government representative. कि भाई ये सही लिखा हुआ है या सही है, इतने सारे रिव्यूज आए, क्यों आए, क्या रीजन था, ये प्रोडक्ट में इतने रिव्यू क्यों आए? जैसे पहले स्पीकर ने कहा कि 5,500 रिव्यू थे, कैसे आ गए? अगर आज आप कोलगेट की टूथपेस्ट के ऊपर बोलोगे कि भाई 2-4 हजार रिव्यू है, तो उसमें कोई मतलब नहीं उसका रिव्यू का. कोलगेट टूथपेस्ट इज अ टूथपेस्ट, यू आर यूजिंग इट फॉर डोंकी नंबर ऑफ इयर्स. सो एवरीथिंग कैन बी, इट हैज टू बी डन इन अ सच अ वे दैट हर चीज के अंदर हमारे को दिखाई दे कि हाँ भाई इसमें इतने सारे रिव्यू हैं, ये फॉल्ट हो सकता है यहाँ पे इन्होंने कुछ ना कुछ किया हुआ चक्कर.
इसी पारदर्शिता पर उत्पल थोड़ा सा फोकस भी किया गया है सरकार की तरफ से, जब कहा है कि ये एंटिटी सेल्फ कंप्लाइंट को फॉलो करेंगी और साथ ही जो भी इनकी मेथोलॉजी है डेटा कलेक्ट करने की, जिसके ज़रिए ये रिव्यूज़ को डालते हैं या स्टार रेटिंग देते हैं, वो डेटा जो है क्वालिटी कंट्रोल ऑर्डर के तहत उनको सबमिट करना पड़ेगा। पारदर्शिता यहाँ पर जताने की कोशिश की जा रही है। लेकिन सुधीर जी ने भी एक बहुत इंपॉर्टेंट बात यहाँ पे हाईलाइट की है। अमेजोन की बात करें, फ्लिपकार्ट की बात करें, स्विगी की बात करें, तमाम नाम जो शामिल हुए हैं ये तो वेंडर बेस्ड हैं। तो ये जो ऑनलाइन रिव्यूज़ आते हैं ये मार्केट प्लेस के जरिए आ रहे हैं या वेंडर्स डलवा रहे हैं। पारदर्शिता लाने में बहुत कॉम्प्लेक्सिटीज़ यहाँ पर मुझे आती हुई दिखाई दे रही हैं, बिकॉज आप सबको सेम पेज पे होना पड़ेगा, ऑल स्टेक होल्डर्स, मार्केट प्लेस को भी और वेंडर्स को भी। कैसे होगा ये? मेरे को भी, मैं एग्री करता हूँ कि ये बहुत होना मुश्किल है, क्योंकि इसमें सबसे एक इम्पॉर्टेंट चीज आप नोट करिए कि जितने भी ये ई कॉमर्स वेंडर्स हैं, इंक्लूडिंग स्विगी, जोमेटो या अमेजोन या फ्लिपकार्ट और अदर्स, सब आपको एक तरह की गारंटी देते हैं कि अगर आपका माल खराब निकला तो हम उसको रिप्लेस कर देंगे। सबसे इंपॉर्टेंट, तो अगर उसको रिप्लेस कर दिया जाता है या रिफंड कर दिया जाता है, तब 100 में से कितने प्रतिशत लोग होंगे जो फिर भी इसको कंप्लेंट करना चाहेंगे? अब बात वहां से शुरू होती है। इफ वी हैव 100 अनहैप्पी पीपल, तब कोई एक्शन लिया जा सकता है। लेकिन 100 में से 99 बोल देंगे भाई मेरे को पैसे वापस मिले, ठीक है थोड़ी दिक्कत हो गई बट पैसे तो वापस मिले, तो 99% आपकी केस वहीं पे फेल हो जाती है। अब बचे 1% होंगे बहुत स्ट्रॉन्ग बिलीवर्स कि नहीं गलत हो रहा है, इसको रोकना चाहिए, तो 1% हो जाता है मिनिस्क्यूल। अब ये सबसे पहले तो प्लेटफॉर्म्स को हटाना पड़ेगा कि भाई वो रिफंड वाला सिस्टम, और वो रिफंड दे भी क्यों रहे हैं? क्योंकि आप एक बात सोचिए कि 2030 तक ये ई कॉमर्स इंडस्ट्री 5 टाइम्स ग्रो करने वाली है। इतनी तो किसी की सैलरी नहीं बढ़ती, मतलब डबल भी नहीं होगी 5 साल में, 6 साल में, जितना इनका ये पूरा बिजनेस डबल मतलब 5 टाइम्स होने वाला है। तो दे कैन अफोर्ड टू करेक्ट दीज रॉन्ग थिंग्स, जहां पे मतलब पता चलता है कि वेंडर ने गलत किया है, गलत माल बेच दिया है जिसकी वजह से कंज्यूमर खुश नहीं है, तो उसको रिपेयर कर दे रहे हैं, वो उसको रिफंड दे दे रहे हैं, और उसकी वजह से कंज्यूमर चुप हो जाता है। और यहाँ पे होता क्या है, फिर वो अपने एंड से करेक्शन कर लेते हैं और वो वेंडर को बोल देते हैं कि भाई आपका माल हम स्टॉप कर रहे हैं। तो ये उनका तरीका हुआ क्वालिटी चेक करने का। अब जो गवर्नमेंट बोल रही है कि इसको आप डिक्लेयर करो, ट्रांसपेरेंसी लाओ, तो ट्रांसपेरेंसी ला देंगे, वो अपना रिपोर्ट सबमिट कर देंगे कि भाई इतना इतना मतलब हमने क्वालिटी चेक किया हुआ है, दीज आर आवर इंटरनल प्रोटोकॉल्स, वी आर मेकिंग दैट ओपन टू यू। बट इसके पूरे पूरे एल्गोरिदम्स इंस्टाग्राम का जैसे बताया वो तो शेयर नहीं होने वाला है, तो आपको पता ही नहीं चलेगा कि आप जब भी क्लासिफिकेशन कर रहे हो पेड रिव्यूज और फेक रिव्यूज और जेन्युइन रिव्यूज, तो क्लासिफिकेशन करना बहुत मुश्किल है। जैसे आज की तारीख में इंस्टाग्राम के ऊपर भी एडवर्टाइजिंग स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑफ इंडिया जो है एएससीआई की गाइडलाइंस के तहत आपको लिखना पड़ता है इट्स अ पेड एडवर्टाइजमेंट। तो अगर मैं किसी से पैसे लेके कोई फोन का प्रमोशन कर रहा हूं तो मुझे लिखना पड़ता है इट्स अ कोलैब, इट्स अ पेड एडवर्टाइजमेंट। बट बावजूद इसके वी नेवर कम टू नो कि कितने लोग हैं जो वो पेड डाल भी नहीं रहे हैं, कोलैब लिख भी नहीं रहे, उसके बावजूद वो उस फोन को प्रमोट कर रहे हैं और वो फोन सेल हो रहा है। वो चाइनीज फोन है, आगे चल के पता चलता है कि वो अच्छा नहीं है। आज अगर मैं कोई चाइना का फोन बेचता हूं तो मैं वहां लिख रहा हूँ कि आई एम डूइंग अ पेड प्रमोशन, क्योंकि वो एएससीआई ने मैंडेटरी कर रखा है। बट काफी सारे लोग इसको कंप्लाई नहीं करते, और उसकी कंप्लायंस ना होने पे अगर उसको रिपोर्ट भी किया जाए तो एक बेसिक वार्निंग आ जाता है, देयर इज नो स्ट्रिक्ट एक्शन टेकन, नीदर द प्लेटफॉर्म इज रिमूव्ड, मतलब उनको ना हटाया जाता है ना उनका हैंडल डिलीट किया जाता है। किसी प्रकार का ऐसा स्ट्रॉन्ग एक्शन नहीं लिया जाता। तो जब तक कि ऐसा कोई स्ट्रॉन्ग एक्शन गवर्नमेंट की तरफ से नहीं आएगा, ये पारदर्शिता अगर दिखाई भी जाती है प्लेटफॉर्म से, तो ज्यादा मेरे ख्याल से हेल्प नहीं करेगी, बिकॉज पीपल आर यूज टू इट। मतलब इसको बाईपास करने की पहले से लोगों ने सोच रखी है, कैसे करेंगे, प्लेटफॉर्म्स ने सोच रखी है, वेंडर्स ने सोच रखी है। तो इसको बहुत स्ट्रॉन्ग जब तक नॉर्म्स आप लाओगे नहीं ना, तब तक ये कंट्रोल में नहीं आएगा, ऐसा मेरा मानना है। किसी भी तरीके का जुर्माना या किसी भी तरह की सजा को तय करना क्या ये फायदेमंद हो सकता है? क्या ये थोड़ा सा जिस सख्ती की हम बात कर रहे हैं क्या उस ओर ले जाया जा सकता है? मैं इन हमारे दो पैनलिस्ट के साथ थोड़ा सहमत नहीं हूँ, क्योंकि मैं एक चीज जानता हूँ कि मैं उस कमेटी में था जिस कमेटी ने ट्राई को रेकमेंड किया था कि जो भी डीएनडी यानी डू नॉट डिस्टर्ब में का फोन करेगा उसकी कड़ी से कड़ी सजा होगी। वो कड़ी से कड़ी सजा ऐसी भी थी कि 3 साल के लिए आपको नया कोई लाइन नहीं मिलेगा अगर आप अपने फोन से करेंगे। लेकिन उससे क्या फर्क पड़ा है आज तक? क्या इवन 1% कॉल्स कम हुए हैं? और अगर हम बोलते हैं कि सर मैं डीएनडी में नहीं हूं,
तो बहुत सारे लोग हंसते हैं, बोलते हैं आप डीएनडी पे है क्या? तो इसका कहने का मतलब क्या है कि आप लॉस बनाते जा रहे हैं, बट उसको इंप्लीमेंट करने की जो भी यंत्रणा है वो हम नहीं कर रहे हैं। ये प्रॉब्लम है। जब तक आप लॉ बनाइए, जितने चाहिए लॉ बनाइए। मैं हमेशा लोगों को कहता हूं, दिस इज ए कंट्री वेयर देयर आर एक्ट्स एंड एक्ट्स एंड एक्ट्स, बट नोबडी एक्ट्स। तो अगर आप लॉ बनाओगे, ये तो इम्प्लीमेंटेशन पर बातचीत आ जाती है ना मनोहर सर। अब वो इम्प्लीमेंटेशन आप कैसे सुनिश्चित करें? तमाम स्टेक होल्डर्स को आपको एक जगह बैठाकर बोलना होगा कि भैया ये नियम है, इसको आपको सख्ती से पालन इसका करना है। इसके लिए आपको सख्ती दिखानी भी तो पड़ेगी थोड़ी। कि ये ऑडिट की टीम जो बनेगी उसमें कंपनी का एक आदमी, गवर्नमेंट का एक आदमी और कोई एनजीओ का एक आदमी रिप्रेजेंटिंग कंज्यूमर इंटरेस्ट, इन की एक कमेटी बन जाए। अगर ये टीम की कमेटी के सामने कंप्लेंट, और दूसरी बात मैं बोल रहा हूं कि जो भी गवर्नमेंट को और जो एनजीओ के सर्विसेज लेते हैं उनको फीस पेड किया करो आप। पे द एनजीओ फॉर गिविंग द सर्विसेज ऑफ इट्स पीपल। मैं ये क्यों बोल रहा हूँ? एनजीओ को फंड्स की जरूरत है, एनजीओ आपको सर्विस दे देंगी, तो उसका कुछ तो मुआवजा आप दे दो, गिव सम कंपेंसेशन टू देम। और अगर ये तीनों साथ में बैठेंगे तो फिर कुछ हो सकता है। मैं नहीं बोल रहा हूं कुछ होगा। जैसे मैंने कहा, ये डीएनडी के बारे में तो हमारा बहुत ही बिटर एक्सपीरियंस है कि कितने कंप्लेंट कर करके हम थक गए। अभी इतना भी हो रहा है कि वो डीएनडी के जो करने वाले हैं वो कहते हैं हम लोगों को रोकना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, जैसे डॉन बोलता है वैसे। ये सच्चाई है। तो मैं नहीं सोचता हूँ कि तो नहीं, सही, आप सही कह रहे हैं सुधीर जी, इस तरह की मनमानी तो चलेगी ही नहीं। तो अब मुझे ये बताइए कि आपके मुताबिक ठोस कदम क्या हो सकते हैं अगर किसी भी बात का कोई फर्क नहीं पड़ता है और यहाँ पर नियम कानून बना दिए जाते हैं लेकिन जमीनी हकीकत अभी भी जस की तस ही है। तो इस मामले से निपटने का एक सबसे सख्त तरीका आपके मुताबिक क्या हो सकता है? इसी देखिए, ये जो एक सिनारियो है, ये थोड़ा नहीं, काफी से ज्यादा डिफिकल्ट सिनारियो है कि गवर्नमेंट ने सोचा है। अब ना मेरे ख्याल से लेट अस वेट एंड अंडरस्टैंड कि व्हाट इज द वे दैट दे वांट टू डू दिस, बिकॉज इट इज नॉट गोइंग टू बी इजी कि ये इन्होंने कर दिया है। तो पहले आई थिंक एक राउंड उनसे समझ लें कि उनके दिमाग में है क्या और ये किस तरह से होगा पूरा, जो इन लोग चाह रहे हैं कि भी फेक रिव्यूज का सिस्टम बंद हो जाए। तो लेट अस वेट, अंडरस्टैंड कि इसमें क्या हो सकता है, क्या इनके दिमाग में है, और अगर उसमें कोई रास्ता बनता है कि हाँ भी इस तरह से करो या इस तरह से करो। देखिए सिंपल सी बात है, जो भी एक्सट्रीम रिव्यूज आ रहे हैं कि भाई प्रोडक्ट बहुत अच्छा है और 2-4-5 हजार हैं, दैट शुड बी टेकन केयर ऑफ। जहां पे कि मतलब प्रोडक्ट ना ब्रांडेड है ना कुछ है और 2-4-5 हजार रिव्यूज के आप समझो 7 दिन में आ गए, तो समझ लो कि कुछ फॉल्ट है। तो देयर हैज टू बी, as the earlier person rightly said, an algo which will, because you can't physically check it out, there has to be an algo which has to be made by these companies. It cannot be made by a third party because they will not give you access to their website. तो इन्हीं को एक algo बनाना पड़ेगा जो algo ये सारा कुछ चेक करेगा और उसके हिसाब से ये सारे काम होंगे। तो जहां पे भी आपको ज्यादा दिखे या कम, आज आप अगर देखो स्टॉक मार्केट में सेबी क्या करता है, जहां पे वो देखता है कि कोई स्टॉक इज अ पेनी स्टॉक या स्टॉक की वैल्यू कम है और वहां पे 2 लाख 4 लाख 5 लाख स्टॉक 5 लाख ट्रेड हो रहे हैं, उनके पास मैकेनिज्म है कि वो उसको चेक करता है। सेम वे देयर हैज टू बी अ मैकेनिज्म वेयर दिस ऑल कैन बी चेक। ये आप जो रिव्यू की बात कर रहे हो, ये तो एक बात होगी। आई हैव फॉट विद देम ऑन मल्टीपल इश्यूज। आज आप मानोगे नहीं, इनके साथ में ये दोनों अमेज़न फ्लिपकार्ट के साथ में आपका जीएसटी टैली नहीं होता। आप उनको बोलो महीने का जीएसटी टैली करो, 3 महीने का टैली करो, टैली नहीं होता। आप उनको बोलो कि आप मेरे को जीएसटी की आपका मेरे को आप बैलेंस बताओ कितना है, नहीं दे पाएंगे वो। गुड्स जो रिटर्न होते हैं उसके ऊपर उनका कोई सिस्टम नहीं है कि आपको एक पूरा डेटा दे दे मंथ एंड में कि भी आपने सेल करी है 10 लाख की, आपके गुड्स रिटर्न हुए हैं या 50 पीस आपके रिटर्न हुए। दे आर मैकेनिज्म्स आर नॉट इन प्लेस। आज मैं आपको जो एग्जांपल दे रहा हूं, शेयर मार्केट में करोड़ों लोग ट्रेड करते हैं, करोड़ों रुपए की ट्रेडिंग होती है, लेकिन आपको अगले दिन सुबह आपको आपका एग्जैक्ट अमाउंट मिलता है विद द टैक्स विद एवरीथिंग। हियर यू डू नॉट गेट एनीथिंग। सो देयर इज लॉट ऑफ, सी इन्होंने क्या किया बेसिकली, जोमैटो ले लो, ये सब तो इन्होंने बेसिकली एक मॉडल विच इज एग्जिस्टिंग मतलब ओवरसीज, अमेरिका में एक मॉडल चल रहा है, उसका इन्होंने पकड़ के कॉपी पेस्ट करके यहाँ पे लगा दिया। बिल्कुल।
चलिए अब देखना यहाँ पर यही होगा कि जो मॉडल यहाँ पर चलाने की कोशिश की जा रही है वो कितना कामयाब होता है। सरकार भले ही संज्ञान तो ले रही है, लेकिन जैसा आप तमाम पैनलिस्ट कह रहे हैं कि फिलहाल इसके इम्प्लीमेंटेशन को लेकर अभी भी बहुत सारे सवाल है। लेकिन तब तक ग्राहक क्या करे, कंज्यूमर क्या करे? सजग रहे, सावधान रहे और सतर्क रहे। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का इस खास चर्चा में शामिल होने के लिए, और कंज्यूमर इज किंग के आज के इस एपिसोड में मुझे भी इजाजत दें। नमस्कार।